लगभग साल भर बाद घर जा रहा हूँ। एक अज्ञात भय की कंपकंपी मेरे मन को छू छू जाती है। कैसा दिखेगा घर? कैसे दिखेंगे कमरे? शाम होने को है। मैं गांव के पास पहुंच गया हूँ। गांव की पश्चिम की ये कच्ची सड़क है। मुझे बहुत प्यारी है ये। बचपन में इस सड़क की ठंडी धूल में पैर धंसाकर हम खेलते थे और इस कोने वाले आम के पेड़ के नीचे खड़े हम बाहर गए हुए अपने पिताजी का इंतजार करते थे। तीर्थ नहाकर लौटने वाली माता की राह अगोरते थे। ये मिठाइयाँ लाते थे हमारे लिए। जब इस सड़क पर आता हूँ तो बचपन की कच्ची धूल सारे तन से लिपट जाती है। जी होता है एक बार सड़क पर लौटूं, मगर इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। लगता है हमारे पद चिन्हों को रौंदते हुए हजारों पांव गुजर गए हों। बीनू, धीरे से पुकारा मैंने। हाँ, बीनू ही तो है। उसी आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर पश्चिम की ओर देख रहा है। बीनू, मैंने पास आकर उसके कंधे पर धीरे से हाथ रख दिया। उसने मेरी ओर एक बार शून्य आंखों से देखा, मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैं बाहें फैलाए खड़ा था। वो स्तब्ध देखता रहा, फिर एकाएक मेरी बाहों में आ टूटा। चाचा! मैंने उसे छाती में भींच लिया। चाचा, तुम उधर से? उसने उंगली उठाकर पश्चिम दिशा की ओर संकेत किया। आ रहे हो? हाँ बेटे, उधर से ही आ रहा हूँ। तो तुमने मेरी अम्मा को नहीं आते देखा? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। मेरी आंखें भर आईं। अम्मा क्यों नहीं आती चाचा? मैं तो रोज रोज उसकी राह अगोरता हूँ। बाबूजी कहते हैं कि अम्मा गंगा नहाने गई है। तुमने तो नहीं देखा चाचा? बहुत से लोग उसे कंधे पर उठाकर गंगाजी पहुंचाने गए थे। बाबूजी उसे गंगाजी पहुंचाकर लौट आए थे। कहते थे अम्मा बाद में आएंगी। कब आएंगी चाचा? मैं तो कितने दिन से यहाँ आकर उसे बुलाता हूँ। मेरे भीतर एक हूक सी उठ रही थी। लगता था जैसे अब जोर से रो पड़ूंगा। विनोद मेरे छलछलाते आंसुओं को नहीं देख पा रहा था। अम्मा के बिना अच्छा नहीं लगता चाचा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अम्मा कितना नहा रही है चाचा, उसे मेरा मोह नहीं लगता अब। चाचा, चंपा कहती है कि अम्मा मर गई, अब कभी नहीं आएगी। वो गंगाजी में डूबकर भगदान के यहाँ चली गई। मरना क्या होता है चाचा? बाबूजी इतने बड़े होकर झूठ बोलेंगे? चंपा तो बड़ी झूठी है। झूठ बोलती है ना चाचा? हाँ बेटा। और मैं फपक कर रो पड़ा। तुम भी रोते हो चाचा? जब अम्मा गंगाजी नहाने जा रही थी तो सभी रो रहे थे। बाबूजी रो रहे थे, गांव के लोग रो रहे थे, और तुम भी रोते हो? गंगाजी नहाने जाना कोई खराब बात है क्या चाचा? नहीं बेटा। तो क्यों लोग रो रहे थे? क्यों तुम रो रहे हो? बेटा, तुम्हें इतने दिनों पर देखा है तो मोह से रुलाई आ गई। मेरी माँ कब आएगी चाचा? सभी झूठ बोलते हैं, तुम नहीं झूठ बोलोगे? मैं कुछ समझ न सका। बार बार भीतर से हूल सी मार रही थी। मैंने बीनों का ध्यान फेरने की गरज से कहा, वो देखो, चंपा आ रही है तुम्हें खोजती हुई। चंपा इधर को ही आ रही थी। शायद वो जानती थी कि रोज की तरह विनोद यहीं होगा। चंपा 12 साल की गोरी गोरी लड़की, रबड़ सी मुलायम देह, आंखों में स्वच्छ हंसी तैरती हुई, भरा भरा चेहरा। आज लग रहा था कि उसके पूरे शरीर को कोल्हू में पेरकर निचोड़ लिया गया हो। आंखों में सर्द स्याही फैली हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई, जैसे शमशान में चिता की लौ जल उठी हो। फिर हंबसने लगी। चाचा, ये चंपा क्यों रोती है? यही कहती है अम्मा मर गई है, कभी नहीं आएगी, इसलिए रोती है ये। अम्मा नहीं आएगी चाचा? आएगी, आएगी मेरे बेटे, आएगी। घर में घुसा तो बीनों को नीचे उतार दिया। वो धीरे धीरे भाभी के कमरे की ओर बढ़ गया। मैं भी अनजाने खिंचा चला गया। कमरे में झांका तो कलेजा सनसना उठा। उनका बक्स अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उनकी तस्वीर तिरछी होकर लटकी थी। उनका आईना बीच में फूट गया था। बीनों के जूते मोजे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। कमरे में झांका तो जी धक से रह गया। एक विराट सूनापन जैसे झाए कर उठा हो। इस बार नौकरी पर जा रहा था तो भाभी मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों के भीतर से एक अगाध व्यथा झांक रही थी। जल्दी जल्दी आया करो बाबू, जाते हो तो आने का नाम ही नहीं लेते। भाभी का भीगा हुआ स्वर गीले कपड़े की तरह मेरे अंग अंग पर बिछ गया था। बहुत दूर चला गया हूँ भाभी, दूसरे प्रेस की नौकरी है, जल्दी नहीं आना हो पाता है। और आज के ज़माने में साल 2 साल का समय भी क्या होता है भाभी? तुम्हें नहीं होता है बाबू, लेकिन देहात के घर में तो साल 2 साल पूरा एक जुग होता है बाबू। शहर जाकर निर्मोही हो गए हो ना, यहाँ तो मन बहुत उदासता है। मन क्यों उदासता है भाभी?
भैया हैं, चंपा है, बीनू है और तुम्हारी रंगीनी है, इतने तो साथी हैं। छोड़ो बाबू, तुम्हारे भैया को गृहस्थी और परोपकार के काम से फुर्सत भी कहाँ। चंपा पढ़ने जाती है। हाँ, बीनू है जो अकेले इस सारे सन्नाटे को काटने में लगा रहता है। हाँ, मेरी देवरानी आ जाती तो। अरे छोड़ो भाभी, अभी क्या जल्दी है, बला जितनी देर से आए उतना ही अच्छा। ये मीठी बला है लाला, इसे कौन नहीं चाहता। और जल्दी की बात कही सो जिंदगी का क्या भरोसा। कौन जाने, इस बार मुझे देख कर जा रहे हो, अगली बार आओ ना पाओ। भाभी, मैं जोर से तड़पा। ये तो एक दृष्टांत की बात कह रही हूँ बाबू, घबराने की बात नहीं। मुझे क्या पता था कि ये दृष्टांत भाभी पर ही चरितार्थ होगा। साल भर बाद भी लग रहा है कि भाभी उसी प्रकार दरवाजे पर ओठों पर हंसी और आंखों में अगाध व्यथा लेकर मुझे विदा दे रही हैं। मुझे लग रहा है कि वे कमरे के एक कोने में बैठी संदूक से पैसे निकाल रही हैं, खाट पर लेटी हुई वीनों को कहानियां सुना रही हैं। मेरे पैर अपने आप अंदर बढ़ गए, जैसे एक भयंकर खालीपन चीत्कार कर उठा हो। डरकर मैं पीछे लौट आया। शाम गहरा रही थी। मुझे लगा कि भाभी रसोई घर में चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही हैं और धीरे धीरे कोई ब्याह का गीत गुनगुना रही हैं। चूल्हा उदास पड़ा था, धुएं से धुमठा हुआ। 2-4 सुलगी हुई लकड़ियां बिखरी थीं। शायद चंपा ने शाम के लिए रोटियां सेंकी हैं। चाचा, मेरी अम्मा मुझे यहीं बैठाकर रोटियां खिलाती थी। कभी रोता था तो गोदी में बैठाकर रोटियां सेकती थी, और जब मैं बहुत तंग करने लगता था तो गोदी से उठाकर फेंक देती थी। और जब मैं उस कोने में बैठकर आहकने लगता था तो रोती हुई आती थी, छाती से लगा लेती थी। अब मैं इसी कोने में बैठा रहता हूँ, कोई नहीं आता लेने के लिए। मैं तो अब रोता भी नहीं। और स्मृतियां ही स्मृतियां। भाभी तुलसी के चौरे पर दीप जलाकर विनय की मुद्रा में झुकी हुई हैं, चूल्हे के पास बैठी हुई हैं। चूल्हे की आंच से तपे हुए गोरे मुखमंडल पर पसीने की बूंदें छा गई हैं। गरम गरम रोटियों की ऊष्मा पूरे घर में महक रही है। शाम के अंधकार में पूरा घर डूब गया, कहीं कोई गति नहीं। मुझे रह रहकर लगता था कि एक आकृति सूने आंगन के अंधकार को चीरती इस घर से उस घर तक लहर गई है। ओसारे में बैठा था बीनो और चंपा के साथ। भैया आए, शायद कोई पंचायत करके। एक ढिबरी जल रही थी। भाई साहब धीरे से आकर खाट पर बैठ गए। ढिबरी के मंद प्रकाश में देखा घुटा हुआ सिर, चेहरे की रेखाएं जैसे एकदम कठोर हो गई हों, स्तब्ध आंखें जिनमें आंसू उठकर सूख गए हों। कब आए? कुछ देर बाद टूटी आवाज में उन्होंने पूछा। घंटा भर पहले। लगता का भाई साहब किसी शून्य लोक में खो गए हों। बाबूजी, चलिए खाना खा लीजिए। चाचा जी आप भी, चंपा बोली। भाई साहब यंत्र की तरह उठ खड़े हुए। चलो। बीनों को उन्होंने गोद में उठा लिया। चंपा कुछ बना लेती है, यही एक सहारा है, भाई साहब निरुद्वेग भाव से बोले। खाओ बेटा बीनो, खाते क्यों नहीं? मैंने बीनों को उकसाया। मुझे अच्छा नहीं लगता चंपा का बनाया हुआ खाना। मेरी अम्मा को बुला दो, मुझे कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। चंपा को तो कुछ आता ही नहीं। तुम लोगों ने मेरी अम्मा को घर से निकाल दिया है, कोई बुलाता नहीं उसे। मैं नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। भाई साहब ने बड़ी कठोर मुद्रा से एक बार मेरी ओर, एक बार बीनों की ओर देखा। कहना मुश्किल था कि उस मुद्रा में कठोरता अधिक थी कि बेबसी। बीनों सहम गया। खाना खाकर हम लोग चारपाई पर बैठे। फिर उसी जड़ता ने भैया को दबोच रखा था। मुझे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद वे स्वयं बोले, निमोनिया हो गया था। देहात में जितनी कोशिश हो सकती थी की, नहीं बच सकी। फिर वही कठोर चुप्पी भाई साहब ने साध ली। ढिबरी के प्रकाश में मैंने उनके धूसर मुख की जड़ता को धीरे धीरे कांपते हुए देखा। फिर जैसे सारा चेहरा पिघल गया और टप टप आंसू चूने लगे। फिर जैसे सारे आंसू एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने आंसुओं को पोंछा नहीं। चंपा और बीनो सो गए थे। भाई साहब ने इतनी देर बाद पूछा, कैसे रहे तुम? ठीक, जैसे भाई साहब की जड़ता संक्रामक होकर मुझे भी लपेटने लगी थी। तुम तो नहीं आ सके, बड़ी पीड़ा से मरी है। लक्ष्मी घर सूना कर गई। कुछ सोच नहीं पाता इस बीनो का क्या करूं। घर में दूसरी औरत होती तो शायद संभाल भी लेती। बेचारी चंपा खुद ही बच्ची है, क्या क्या करे। मेरे प्यारे बच्चे, अभागे बच्चे। भैया रोने लगे। मैं चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, भैया जो आ पड़ा है झेलना ही होगा। आप भी कुछ बाहर से अपने को समेटकर बीनों में अपने को केंद्रित कीजिए और कुछ दिनों के लिए बहन को बुला लीजिए। बुलाया था भाई, लेकिन वो आने की स्थिति में नहीं है। लोग तरह तरह के इशारे भी करने लगे हैं। सुधु, कितने गंदे लोग हैं कि उसे मरे हुए महीना भर भी नहीं हुआ कि शादी के इशारे करने लगे हैं। नहीं, ये नहीं होगा।
मैं बीनों के लिए विमाता नहीं लाऊंगा, कुछ करूंगा कुछ, मगर ये नहीं, नहीं। लगा जैसे भैया किसी तेज भंवर में पड़ गए हों। मेरे पास कुछ दवाएं थीं, बीनों को खिलाईं। दूसरे दिन उसका बुखार उतर गया। होश आते ही पूछा, चाचा, माँ आ गई? तीसरे दिन शाम को नौकरी पर लौटने लगा। भाई साहब सख्त चेहरे पर आंसुओं का तनाव लिए खड़े थे। चंपा मुंह फेर कर हंबस रही थी। बीनू बीनू कहीं खेलने निकल गया था। नहीं, उसे मत बुलाओ, खेलने दो, उसे खेलने देना चाहिए। एक और चेहरा इस विदा के साथ जुड़ा हुआ है, वो आज नहीं है। लौट रहा हूं एक बोझ लेकर, एक खाली घर लेकर। गांव के बाहर निकला तो देखकर स्तब्ध रह गया। बीनू उसी आम के पेड़ के नीचे पश्चिम की ओर मुंह किए खड़ा था, एक अनंत प्रतीक्षा में। उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा। दूर तक मुड़ मुड़ कर देखता रहा। बीनू उसी प्रकार खड़ा था।